हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमने इलेक्शन को बोल दिया बाय बाय, तुम्हारा समापन हो चुका है। यानी कि न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। और जब भी न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट छात्र छात्राएं एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि इस न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हमारे छात्र हित के लिए कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य होगा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमने कोविड कोरोना का बोल दिया कि भाई तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब तुम यहां से चले जाओ, हमने उसको भगा दिया है। यानी कहने का शाब्दिक अर्थ इतना सा है कि अब वक्त आ गया है अपने अंजाम, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए हम किस तरीके से सही तरीका यानी कि अनुशासन और प्रबंधन के साथ और किस तरीके की स्ट्रेटजी का पालन करते हैं। अगर इन तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, यकीन मानिए। क्योंकि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक तरीका होता है, एक रोड मैप होता है। उसको अगर हम पालन करें तो जरूर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसी क्रम में जीएस वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार, मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट, सी टेट और एमपी संविदा वर्ग से संबंधित बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और अवधारणाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। इतना ही नहीं, जीएस वाला एकेडमी आपको करंट अफेयर और हिस्ट्री प्रैक्टिस जो कि एनसीईआरटी पर आधारित होगी उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको हिस्ट्री के साथ साथ बाल विकास के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बाल विकास क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, उसको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मनोविज्ञान के बारे में भी आपको समझा रखा है, तो ये प्रीवियस वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसके आगे का लेक्चर है। ध्यान से सुनेंगे, जो मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में जो बातें मैंने बोली हैं वो यहाँ पर मैं एक एज अ रिवीजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिएगा, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ठीक है, अंग्रेजी में हम इसको साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और यह मनोविज्ञान जो है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से हुई है। और ये दो शब्द हैं आपके, साइकी और लोगोस। जहां साइकी जो होता है आत्मा कहलाता है, जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, शास्त्र या विज्ञान। यानी कि कुल मिलाकर साइकोलॉजी का ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन या आत्मा का शास्त्र। शास्त्र ना बोलिए, आत्मा का अध्ययन और विज्ञान बोले तो थोड़ा स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगा। वैसे शास्त्र भी बोलते हैं। इतनी बात हो गई। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान ग्रीक से मानी जाती है। और ध्यान में रखिएगा, कभी कभार अगर ऑप्शन में आपको ग्रीक ना मिले, हो सकता है लैटिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लैटिन इटली से संबंधित है जबकि ग्रीक यूनान से संबंधित है। और ये दोनों भाषाएं, पहली ग्रीक और दूसरी आपकी लैटिन, यूरोपीय महाद्वीप में बोली जाती हैं। और यूरोपीय महाद्वीप में इन दो भाषाओं का बड़ा वर्चस्व रहा है। और कुछ थोड़ी बहुत समानताओं के कारण कभी कभी इन भाषाओं को समकक्ष या समतुल्य समझ लिया जाता है। कहने का अर्थ यह है, अगर वो पूछे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है तो आप पहले तो ग्रीक या यूनानी बताएंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप जाइएगा इसकी उत्पत्ति लैटिन से हुई है। अगर ऑप्शन में दोनों देखने को मिल जाए तो आप ग्रीक ही लगाएंगे, और जब ग्रीक ना हो तो आप लैटिन पे जाइएगा। उम्मीद है यहां पर आपको बात समझ में आई होगी। समकक्ष एवं समतुल्य होने के कारण ये मैंने सामान्य सी बात आपके साथ शेयर की है, क्योंकि कभी कभार यहां पर ग्रीक ना देख के लैटिन मिल जाता है आपका साइकोलॉजी में। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्राचीन काल से 1590 तक, ध्यान से सुनेंगे, प्राचीन काल यानी कि 400 ईसा पूर्व से 1590 तक मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं हुआ। मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में काम करता था। और एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हजारों साल पहले एक ही मुख्य सब्जेक्ट हुआ करता था, और वो मुख्य सब्जेक्ट आपका दर्शन शास्त्र था। और सभी अन्य विषय इसकी शाखा के रूप में काम करते थे। क्योंकि फिलॉसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में एक कथन बहुत फेमस है, फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। यानी कि सभी विषयों की जननी जो है वो आपकी दर्शन शास्त्र है। तो मनोविज्ञान भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में काम करता था 1590 तक। और तब यह ईसा पूर्व से 1590 तक मनोविज्ञान के रूप में नहीं जाना जाता था। इसे मनोदर्शन के रूप में हम लोग सामान्यतः बोल देते थे।
क्योंकि ये दर्शन की एक शाखा था। अब देखिएगा 1590 तक जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान कहलाता था या आत्मा का अध्ययन। चूंकि मनोविज्ञान जो है ग्रीक से आता है, तो 1590 तक जितने भी मनोविज्ञान में जितनी भी अवधारणाएं देखने को मिली हैं आत्मा के अध्ययन के रूप में, उसमें यूनानी लोगों का दबदबा बरकरार रहा है, जैसे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त, और इसके साथ साथ हम लोग रोडोल्फ गोइंकलर को भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सोचिए कि आत्मा को आप ऑब्जर्व कर सकते हो? क्या आत्मा एक मूर्त विचारधारा है? तो आप बोलोगे नहीं है। और जब कोई चीज दिखती नहीं है उसको हम लोग मूर्त नहीं बोल सकते, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए होंगे, उन्होंने बोला होगा कि हम आत्मा की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। इतनी बात हो गई। अब 1590 में क्या होता है कि 1590 में प्रथम बार मनोविज्ञान शब्द प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? रोडोल्फ गोइंकलर के द्वारा। उनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया, और इसी साइकोलॉजिया में प्रथम बार मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इससे पहले ये मनोदर्शन के रूप में काम करता था। यानी कि ध्यान रखने वाली बात क्या है, मनोविज्ञान शब्द 1590 में आया। किसकी पुस्तक में? रोडोल्फ गोइंकलर की पुस्तक साइकोलॉजिया में प्रथम बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा 1590 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब आप प्रवेश करोगे 17वीं शताब्दी। 1590 तो आपकी 16वीं शताब्दी है। अब हम 17वीं शताब्दी में जैसे प्रवेश करते हैं तो लोगों ने बोला आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, हमें मन का अध्ययन करना चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, आप मस्तिष्क को तो देख सकते हो, लेकिन मस्तिष्क में स्वतंत्र मन की संकल्पना को आप मूर्त रूप से नहीं देख सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मन भी नहीं दिखाई देता। यानी कि आगे चल के कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक आए होंगे, उन्होंने मन को स्वीकार नहीं किया होगा। क्योंकि हम 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, और मनोविज्ञान जो है वो आपका किसका अध्ययन है? मन का विज्ञान या मन का अध्ययन कहलाता था। और देखिएगा मन के लिए जो सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक का नाम आया है वो इटली के पैम्पोलॉजी का नाम आता है। इटली के पैम्पोलॉजी मन के अध्ययन के जनक माने जाते हैं। और भी मनोवैज्ञानिक हैं जो मन को मानते थे, जैसे थॉमस रीड, बर्कले और जॉन लॉक। और ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने जॉन लॉक का नाम लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि जॉन लॉक का एक कथन आपका मनोविज्ञान में बहुत एग्जाम के लिए, एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जॉन लॉक ने बोला था जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है और समाज जैसा चाहे उस कोरी स्लेट को अपने अनुसार भर सकता है। यानी कि जन्म के समय मस्तिष्क कोरी स्लेट है, आगे चल के वो स्लेट को भरा जाता है। बोलने वाला कौन था? आपका जॉन लॉक। और इस स्टेटमेंट को जॉन लॉक ने तबुला रासा की संज्ञा दी थी। तो वो पूछेगा तबुला रासा शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या है और यह अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन लॉक ने दी थी। और जॉन लॉक को हम लोग इंद्रिय अनुभववाद का जनक भी मानते हैं। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। क्योंकि मन की बात कर रहे हैं, अब बताओ यार, मन तो बावला होता है, मन आज ये बोलता है, मन कुछ कल और पलट जाए आपका, ऊपर से मन हम देख भी नहीं सकते। ये तो एक अमूर्त अवधारणा है। यानी कि 17वीं से 18वीं शताब्दी तक तो मन का मनोविज्ञान रहा। जैसे ही 19वीं शताब्दी में हम प्रवेश करें, मनोविज्ञान जो था मन से आगे निकल के वो चेतना का विज्ञान कहलाने लगा। यानी कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन था। और चेतना के अध्ययन के रूप में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का नाम मैंने आपको प्रीवियस बताया था, विल्हेम वुंड, और विल्हेम वुंड के इनके शिष्य थे एडवर्ड टिचनर। तीसरा नाम मैंने बताया था विलियम जेम्स, और चौथा बताया था जेम्स सडी। इन चारों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये चेतना के अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि चेतना जो है ऑब्जर्व, अनुभव पर आधारित है, लेकिन कभी कभार चेतना पर भी प्रश्न लगते हैं कि चेतना को दिखाओ, कहां पर है चेतना, या चेतना को मूर्त रूप से हम देख सकते हैं? तो आगे चल के 19वीं शताब्दी से जैसे हम 20वीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे तो मनोविज्ञान जो था वो आपका व्यवहार का विज्ञान कहलाने लगा। हम 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान पे पढ़े, उससे पहले मैं 19वीं शताब्दी यानी कि चेतना के बारे में कुछ छोटे छोटे तथ्य आपके सामने शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि विल्हेम वुंड जो थे, उन्होंने ही चेतना से संबंधित है 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग शहर में स्थापित की थी, और उस विश्वविद्यालय का नाम लिप्जिग विश्वविद्यालय था। कालांतर में इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय रख दिया गया, क्योंकि जर्मनी से ही संबंधित थे आपके कार्ल मार्क्स। यानी कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विल्हेम वुंड के द्वारा।
और वर्तमान में विल्हेम वुंड को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, इतना ही नहीं, जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान रखना, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो विलियम जेम्स को ज्यादा प्राथमिकता देखते हैं, या हम ये कहें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो पहले आप प्राथमिकता देंगे विल्हेम वुंड को, दोनों ऑप्शन में। और विलियम जेम्स भी दे रखा है, बाद में विलियम जेम्स लगाएंगे। पहले नंबर पर किसको बताना है आपको? विल्हेम वुंड। अगर ऑप्शन में विल्हेम वुंड ना हो तब बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको मानेंगे आप? विलियम जेम्स। ये वही विलियम जेम्स है जिन्होंने 1890 में एक पुस्तक का निर्माण किया था जिसे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। जबकि अगर वो भारत के संदर्भ में बात करें तो 1915 तक, ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान के लिए स्वतंत्र विभाग भी नहीं था, यह दर्शन शास्त्र का एक विभाग के रूप में काम करता था। 1916 में आके मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और 1916 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की भारत की प्रथम प्रयोगशाला नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग लेक्चर को थोड़ा आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। ये तो यहां तक बात हो गई आपकी चेतना। अब हम लोग 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। अब देखिएगा, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, या व्यवहार का विज्ञान। देखो यार, व्यवहार तो हम समझ सकते हैं क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे सामने आप है, आपके सामने मैं हूं, यानी कि ये क्या है? आपका व्यवहार, जिसको हम लोग मूर्त अवलोकित कर सकते हैं। यानी कि 20वीं शताब्दी में लोगों ने बोला कि भाई की मनोविज्ञान वो किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है। जैसे मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू वाले, गर्मी का मौसम था, उन्होंने मेरे सामने गिलास में वाटर रखा। अब गिलास में वाटर रखा, वो पूछते हैं गर्म है ठंडा है। भाई जब तक मैं पीऊंगा नहीं कैसे बता सकता हूं? अब मेरे मन में चल रहा है यार, मेरी मन बोलता है ये गर्म है ठंडा है, लेकिन बात तो पूरी तरीके से सही नहीं हो रही। मेरी आत्मा बोल रही है कि ये पानी गर्म है या ठंडा है, सबसे मेरी चेतना बोल रही है। सबसे अच्छा ये उस गिलास के साथ व्यवहार करके देखो, उसको पकड़ के देखो गिलास को, तो आपको पता चल जाएगा कि उस विषय वस्तु यानी कि गिलास, वह विषय वस्तु एक उद्दीपक है, और उस उद्दीपक को आपने एक्शन किया, उसको पकड़ के देखा, वो एक अनुक्रिया है। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया व्यवहारवादियों की एक प्रमुख विशेषता है, और ये व्यवहारवाद में मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी कि व्यवहारवाद में, या मनोविज्ञान जो व्यवहार का अध्ययन है, उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया का होना अति अति आवश्यक है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यहां पर दो बातें सामने आती हैं, एक व्यवहार, दूसरा व्यवहारवाद। जनरली मैं किसी से बात कर रहा हूं, वो व्यवहार है, और इस व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मैकडुगल ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। जबकि मैं बोलूं कि व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद जो है ना, व्यवहार से संबंधित नियम या सिद्धांतों से संबंधित एक किताब। व्यवहार के जो किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए उसके नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जो नियमों का संग्रह है सिद्धांतों के रूप में, उसको हम व्यवहारवाद कहते हैं। और इस व्यवहारवाद के जनक आपके जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉड वॉटसन, जिसे हम लोग जेबी वॉटसन के नाम से जानते हैं। और इस व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में जॉन वॉटसन ने, या जेबी वॉटसन ने 1913 में हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की थी। क्योंकि ये हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा कब आया है, और इन्होंने अपना एक प्रयोग खरगोश पर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग खरगोश और अल्बर्ट नामक एक छोटे से बच्चे पर किया था। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे सारे के सारी इंपॉर्टेंट बातें। देखिएगा, जितने भी व्यवहारवादी जो होते हैं, जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वॉटसन, जितने मैंने नाम लिए आपके, वुडवर्थ, ये आनुवांशिकता को महत्व नहीं देते। ये बोलते हैं कि खुले वातावरण में, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये वातावरण में उद्दीपक को देखकर बालक अनुक्रिया करता है। यानी कि बालक वही चीज सीखेगा जो उसके वातावरण में चीजें हो रही हैं। यानी कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही आपका बालक होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, एक कथन वॉटसन ने दिया था, जन्म के समय सभी
शिशु समान होते हैं। क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? सभी में कुछ ना कुछ आनुवांशिक रूप से भिन्नता तो पाई। जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं, यानी कि इसका अर्थ ये है कि व्यवहारवादी या वॉटसन किसको महत्व नहीं देते? आनुवांशिकता को महत्व नहीं देते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है। और मैं वॉटसन के बारे में एक बात और बता दूं, वॉटसन को मन रहित मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, पर्यावरण मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। पर्यावरण यानी कि वातावरण। मुझे वातावरण दे दो, मैं बच्चे को वातावरण के तहत जैसा वातावरण होगा मैं उसको बना दूंगा। मैं वकील, चोर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ, बस पर्यावरण वातावरण जैसा होगा उसके तहत। बोलने वाला कौन है? आपका वॉटसन। उम्मीद है यही तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिएगा, हम जो व्यवहार जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है ना। जो कर रहे हैं, गिलास को पकड़ रहे हैं, क्या ये दिमाग के अंदर हो रहा है या मेरी आत्मा के अंदर हो रहा है? नहीं, ये बाहरी रूप से हो रहा है। यानी कि व्यवहारवादियों ने, वॉटसन ने एक विधि प्रतिपादित की होगी। उस विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि का अर्थ ये हो गया कि बालक के जो बाहर का जो व्यवहार है उसको देखकर हम लोग जो भी व्यक्तित्व का परीक्षण करेंगे, जो विधि बनेगी वो बहिर्दर्शन विधि बनेगी। कहाँ से आई? व्यवहारवादियों के अनुसार। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, यहां पर एक वुडवर्थ नामक व्यक्ति होगा। कौन है भाई? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने एक स्टेटमेंट दिया था। हम जानते हैं मनोविज्ञान में सबसे पहले क्या था? आत्मा। आत्मा के बाद क्या आया? मन। मन के बाद क्या आया? चेतना। और चेतना के बाद 20वीं शताब्दी किसका मनोविज्ञान है? व्यवहार का। यानी कि वुडवर्थ एक कथन की जानकारी देता है कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का था, आत्मा का परित्याग करके वो मन का मनोविज्ञान कहलाया, मन को त्याग करके वो चेतना को, और 20वीं शताब्दी में वो व्यवहार को सजाए हुए है। व्यवहार का विज्ञान है। ऐसा बोलने वाला कौन था? आपका वुडवर्थ है। इंपॉर्टेंट है कथन, इसलिए हमने आपके साथ ये जानकारी शेयर की है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब देखिएगा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि व्यवहार की परिभाषा में दो चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। यह है आपका उद्दीपक, जिसे स्टिमुलस कहते हैं। दूसरा आपका कहलाता है अनुक्रिया, जिसे हम लोग रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि उद्दीपक का सामान्य भाषा में अर्थ है वह बला जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। वह बला, वह चीज जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे, वो चीज उद्दीपक कहलाती है। और कुछ करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो जो एक्शन होगा वो कहलाएगी आपकी अनुक्रिया। और ये सारी की सारी चीजें बाहरी रूप से देखने को मिलेंगी वातावरण में, अंदर नहीं होंगी। तभी तो बहिर्दर्शन विधि का यहाँ पर विकास हुआ होगा। कहाँ पर? व्यवहारवाद में। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की बात करूं तो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वाटसन, क्रो एंड क्रो, मैकडूगल जैसे मनोवैज्ञानिक, मैकडूगल वही जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक चीजें जो है, जो हमने आपके साथ शेयर करी हैं, आपके लिए काम की होंगी। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पर व्यवहारवाद बहुत बड़ा है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यवहारवाद पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। और उसके बाद व्यवहारवाद को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वृद्धि एवं विकास में एंटर करेंगे। बने रहिए जीएस बाला एकेडमी में। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। अगर वीडियो को पूरा वॉच करें हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे यकीन है कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।